हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ आरडीएस इन प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर के अंदर आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन हेल्पफुल रहता है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन सी एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी टोकोलाइटिक थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स की, यह हेल्प करता है हाइड्रेशन में, लेकिन ना कि यह लंग मैच्योरिटी के अंदर हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की, यह हम पोस्टनेटली यूज करते हैं, ना कि प्रिवेंटिव मेजर में यूज की जाती है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, स्टेरॉइड जैसे कि बीटामेथासोन या फिर डेक्सामेथासोन होते हैं मैच्योरेशन ऑफ पिटल लंग्स और इंक्रीज करते सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी टोकोलाइटिक थेरेपी, यह डिलेड लेबर बट डजंट इम्प्रूव लंग मैच्योरिटी डायरेक्टली। यह जो होती है वो लेबर को डिले करने के लिए यूज में ली जाती है, लेकिन यह लंग मैच्योरिटी को डायरेक्टली इम्प्रूव नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनाटॉमिकल प्लान शोन इन द इमेज दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा एनाटॉमिकल प्लान है जिसके बॉडी अपर एंड लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, जो कि हमें यहाँ पर इमेज के अंदर भी दिया गया है। तो इस प्लान का नाम क्या है वह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए सेजाइटल प्लान, ऑप्शन बी कोरोनल प्लान, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स प्लान, ऑप्शन डी मीडियन प्लान। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रांसवर्स प्लान। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। ट्रांसवर्स प्लान का दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लान। आप जैसा कि यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यह इमेज हमारा ट्रांसवर्स प्लान का है। यह हमारे बॉडी को जो होता है अपर एंड लोअर यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। यह तो हमारा सुपीरियर पार्ट है और यह हमारा इंफीरियर पार्ट है। अब इस प्लान का यूज क्या है? तो यह कॉमनली यूज में आता है सिटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर एमआरआई करनी हो, वहां पर हम यूज में लेते हैं क्रॉस सेक्शनल इमेजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्जेनाइटल एनोमली इज एसोसिएटेड विथ वॉल्परेट यूज इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर वॉल्परेट को यूज में लेते हैं तो कौन सी ऐसी कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है जो कि प्रेजेंट हो सकती है? ऑप्शन ए स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन बी क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन सी पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्पाइना बाइफिडा। वॉल्परेट एक टेरेटोजेनिक मेडिसिन है जिसके अंदर क्या रहता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर वॉल्परेट मेडिसिन जो होती है उसे एडमिनिस्टर जाता है, उसे अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज मेटफॉर्मिन मोस्ट लाइकली टू कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। निम्न में से कौन से ऐसे पेशेंट है जिसके अंदर मेटफॉर्मिन का यूज करने से लैक्टिक एसिडोसिस का कंडीशन होता है? ऑप्शन ए पेशेंट विथ वेल कंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन बी ए पेशेंट विथ माइल्ड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी ए पेशेंट विथ सिवियर लिवर डिजीज, ऑप्शन डी ए प्रेग्नेंट वुमेन विथ जीडीएम यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ए पेशेंट विथ सिवियर लिवर डिजीज। लिवर डिजीज के केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारा लिवर ही अफेक्टेड डिजीज से, तो उसकी वजह से हमारा लैक्टेट का क्लियरेंस इम्पेयर्ड हो जाता है, और लैक्टेट का क्लियरेंस इम्पेयर्ड होगा तो उसकी वजह से चांसेस रहेंगे लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप होने के। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट है हमारे पास लिवर डिजीज या लिवर इम्पेयरमेंट की कंडीशन वाला, तो वहां पर हम मेटफॉर्मिन का यूज अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वुमेन विथ सर्जिकल मेनोपॉज, ovaries removed at age 35, present with hot flashes, what is the best initial management? एक वुमन है जिनका कि सर्जिकली मेनोपॉज हुआ है यानी कि ओवरीज को रिमूव कर दिया गया है 35 की एज पे, एट प्रेजेंट हॉट फ्लैशेस है, तो यहाँ पर बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन ए आयरन थेरेपी, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन थेरेपी, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ऑप्शन डी एसएसआरआई। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्ट्रोजन थेरेपी। सर्जिकल मेनोपॉज की वजह से एब्रप्ट एस्ट्रोजन का लॉस होता है, इसीलिए एस्ट्रोजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। कुछ केसेस के अंदर एसएसआरआई यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी दिया जाता है, लेकिन हम देते हैं जहां पर कि हमारा एस्ट्रोजन थेरेपी को देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है।
Next question. A patient has an area of non-blanchable redness over the sacrum with intact skin. What is the stage of the pressure ulcer? हमें यहाँ पर प्रेशर अल्सर का स्टेज कौन सा है यह पूछा गया है और हमें बताया गया है कि जो हमारा सेक्रम का एरिया है वहां पर नॉन ब्लेंचेबल और रेडनेस है लेकिन स्किन इंटैक्ट है, तो कौन सा स्टेज ऑफ द प्रेशर अल्सर होगा? ऑप्शन ए स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी स्टेज 3, ऑप्शन डी स्टेज 4। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्टेज 1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेजेस ऑफ द प्रेशर अल्सर की, तो स्टेज 1 जो होती है उसके अंदर इंटैक्ट स्किन रहती है, इसी के साथ ही नॉन ब्लेंचेबल एरिथमा होता है। उसके बाद बात आती है सेकेंड स्टेज की, इसके अंदर जो होती है वो स्किन ब्रोकन होती है, इंटैक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोज होता है फेड भी, तो वो हमारा स्टेज 3 कहलाता है। और 4 की बात करते हैं तो जिसके अंदर बॉन्ड, टेंडर और मसल भी विजिबल होती है, वो हमारा प्रेशर अल्सर का स्टेज 4 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दिया गया था वो था हमारा प्रेशर अल्सर का स्टेज 1, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग्स आर प्रेफर्ड इन वुंड बिकॉज एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग जो होती है वो सिल्वर बेस्ड होती है, इसे हम प्रेफर क्यों करते हैं? ऑप्शन ए सिल्वर रेड्यूसेस स्कार फॉर्मेशन, ऑप्शन बी सिल्वर प्रमोट्स कोलेजन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी सिल्वर डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड इनहिबिट रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी सिल्वर इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सिल्वर डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इनहिबिट रेप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की सिल्वर रेड्यूसेस स्कार फॉर्मेशन, यह जो होता है हमारा सिल्वर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग का प्राइमरी फंक्शन नहीं है सिल्वर का। नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्वर प्रमोट्स कोलेजन प्रोडक्शन। सिल्वर जो होता है वो कोलेजन के प्रोडक्शन को भी प्रमोट नहीं करता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, सिल्वर आयरन जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल को और इंटरफेयर करते हैं विद एंजाइम और इनहिबिट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी सिल्वर इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो सिल्वर होता है इट हैज नो इफेक्ट ऑन ग्लूकोज लेवल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिल्वर को प्रेफर क्यों किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। The following is not the medical use of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज नहीं है? ऑप्शन ए वुंड इरिगेशन, ऑप्शन बी टीथ व्हाइटनिंग, ऑप्शन सी आई इरिगेशन, ऑप्शन डी माउथ रिंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आई इरिगेशन। हम कभी भी आईज को इरिगेट करने के लिए H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कॉर्निया जो है उसके डैमेज होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए वुंड इरिगेशन की। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग माइनर वुंड्स। वहीं ऑप्शन बी टीथ व्हाइटनिंग यूज्ड इन डेंटल व्हाइटनिंग जेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा माउथ रिंस। डाइल्यूशन करके हम इसको माउथ रिंस के तौर पर भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें H2O2 को आई इरिगेशन के अंदर यूज में नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर बात आई है H2O2 की, तो हम इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट H2O2 जो होता है वह एक क्लियर कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, जैसा कि आपने क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर देखा होगा। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह कुछ इस तरह का होता है H2O2। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। यूज करने के लिए इसकी अलग अलग कंसेंट्रेशंस होती हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे 3% सॉल्यूशन। 3% सॉल्यूशन जो होता है उसको हम यूज में ले सकते हैं स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में, वुंड क्लीनिंग के रूप में, इसी के साथ ही ऑरल रिंस जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है उससे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसका 6 to 10% कंसेंट्रेशन। यह जो होता है वो हेयर ब्लीचिंग के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 to 35%। तो 30 to 35% जो होता है वो हमारा यूज में आता है इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी पर्पस में, लेकिन क्लिनिकली इसका यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर हमारा जो हॉस्पिटल के अंदर यूज में लिया जाता है वो रहता है हमारा 3% सॉल्यूशन। अब यह तो बात हो गई इसके यूज की। नेक्स्ट अब यह इसका एक्शन किस तरह से होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे H2O2 जो होता है वो ब्रोकन डाउन होता है बाय द एंजाइम कैटालाइज। 2H2O2 एंजाइम कैटालिस के प्रेजेंट के अंदर 2H2O plus O2 रिलीज करते हैं।
यह जो ऑक्सीजन रिलीज होती है यह हेल्प करती है एनाएरोबिक बैक्टीरिया को किल करने में। इसी के साथ ही यह प्रोवाइड करती है एक बबलिंग इफेक्ट को, इफरवेसेंस, जो कि हमारे वुंड को क्लीन करता है। चलिए अब हम बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन की। अगर हम H2O2 को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे नर्सिंग हमारे क्या क्या रोल्स होने चाहिए या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट, इसका जो यूज है वो ओनली एक्सटर्नली करना है, कभी भी इसे इंजेक्ट नहीं करना है, ना ही इंजेस्ट करना है। नेक्स्ट आएगा हमारा अवॉइड आई, ईयर और डीप वुंड्स। डीप वुंड्स में आईज और ईयर्स के अंदर इसका यूज अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हमारा ओवर यूज में डैमेज हेल्थी टिश्यू एंड डिले हीलिंग। अगर इसका यूज अगर ज्यादा कर लिया तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के हेल्थी टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं और हीलिंग का प्रोसेस भी डिले हो सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारा डाइल्यूट इफ यूज्ड एज इन ऑरल रिंस। अगर ऑरल रिंस पे हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डाइल्यूट करके ही यूज में लेना है।